हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनिता ट्यूटोरियल क्लासेस। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अर्थक्वेक। जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे कि हम लोग सब नेचुरल फिनोमेना में हम लोगों ने लाइटनिंग देखा, थंडर स्टॉर्म देखा, दुनिया भर के प्रॉब्लम देखे उसमें। लेकिन अब हमें यह जानना है कि अर्थक्वेक कैसे आता है। तो सिंपल सी डिफिनेशन है कि ए सडन शेकिंग ऑफ अर्थ क्रस्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल्स, मैंने बहुत कम समय के लिए अगर आपके अर्थ क्रस्ट हिलने लगे तो दैट्स फिनोमेना इज नोन एज द अर्थक्वेक। अब क्वेश्चन ये होता है कि अर्थक्वेक ये ऐसा क्यों करते हैं। आपको याद होगा एक रिसेंटली एक बहुत जबरदस्त भूकंप आया था, अगर आप लोगों को याद होगा 25 अप्रैल 2015 में। शायद आप इसी स्कूल में पढ़ रहे होंगे या फिर कहीं अपने घर पर रहे होंगे, क्योंकि छुट्टी का भी कुछ कुछ समय चल रहा था, वही पढ़ाई हल्की हल्की स्टार्ट हो रही थी। तो आपने दोपहर के ठीक समय में आपने एक ज़बरदस्त शेकिंग फील किया होगा और उस शेकिंग को की वजह से आप घबरा गए होंगे, क्योंकि वाकई में ये एक बहुत डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। क्योंकि बच्चों जब भी अर्थ क्रस्ट आते हैं या अर्थक्वेक आते हैं तो ये अर्थक्वेक अपने साथ एक मास प्रोडक्शन पे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी लाते हैं और उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी से घर, बिल्डिंग्स और लोग गिरना शुरू कर देते हैं, मरना शुरू कर देते हैं। तो चलिए याद करते हैं कि आखिर ये अर्थ क्रस्ट आते क्यों हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहला रीजन है द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। आपके लिए ये एक वर्ड बनने वाला है, टेक्टोनिक प्लेट किसे कहते हैं। देखिए दरअसल बच्चों टेक्टोनिक प्लेट होता क्या है कि पूरे अर्थ को अलग अलग अर्थ क्रस्ट में डिवाइड कर दिया गया है और वो जो अलग अलग अर्थ क्रस्ट हैं वो आपकी अर्थ, आपके मेंटल यानी आपकी अर्थ का जो मेंटल है, मेंटल मतलब जिसमें आपने देखा जब ज्वालामुखी वल्केनिक इरप्शन होते हैं तो उसमें लावा निकलता है, उसी लावा को नीचे जमीन में हम लोग क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। और उसी लावा पर आपका ये जो पूरा जमीन का 30-32 किलोमीटर मोटा जो टुकड़ा है उसी पर क्या करता है, फ्लोट करता है। तो और पूरे विश्व में ऐसे 7 प्लेट बनाए गए हैं, जिन्हीं प्लेटों को हम लोग क्या नाम दिया, टेक्टोनिक प्लेट नाम दिया गया है। तो अगर ये टेक्टोनिक प्लेट मूव करने लगे तो झटका लगेगा। दूसरा वल्केनिक इरप्शंस, अगर कहीं पर आपने देखा होगा अभी जल्दी ही एक मलेशिया में एक ज्वालामुखी फटा था, तो अगर वो ज्वालामुखी अगर बहुत तेजी से फट जाए तो भूकंप आ सकता है। आपने देखा होगा डिसलोकेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, आपने देखा होगा कभी कभार आपके अर्थ अपनी पोजीशन से हिल जाता है। जैसे आप कभी कभी देखिए जब भूकंप आते हैं तो कई फिनोमेना, या फिर हो सकता है कि कहीं पर पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला जाता है और कहीं पर पानी का लेवल काफ़ी ऊपर चला जाता है। जब भी भूकंप आता है तो ये दो फिनोमेना होते हैं। तो वो डिसलोकेट माने वो अर्थ क्रस्ट की जो मोटाई वो डिसलोकेट हो गई, इधर उधर चली जाती है। और दूसरा है अंडर गोइंग न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। अभी आपने कुछ दिनों पहले बेरूत में एक ज़बरदस्त धमाका टीवी में देखा होगा और वो धमाका बहुत ज़बरदस्त था। वो इतना ज़बरदस्त था कि रिक्टर स्केल 3 और 4 पर उसने वहाँ पे भूकंप झटके महसूस किए गए थे। सोच लीजिए कितना ज़बरदस्त था। अब सोच लिए वैसा ही एक्सप्लोजन जब भारत ने अपना परीक्षण किया था, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन परीक्षण किया था पोखरण में, तो वहाँ पर भी रिक्टर स्केल 3.4 समथिंग पे एक ज़बरदस्त न्यूक्लियर एक शेकिंग ऑफ अर्थ क्रिएट हुआ था। और अगर एक्सप्लोसिव की मात्रा बढ़ा दी जाए तो हम इसकी अमाउंट भी बढ़ा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग ये जानेंगे कि अर्थक्वेक आते कैसे हैं। अर्थक्वेक को जानने के लिए हमें सबसे पहले आपके अर्थ के इनर स्ट्रक्चर को जानना होगा, तभी आप टेक्टोनिक प्लेट भी समझ पाएंगे। तो जब हम अपने अर्थ को इस तरह से सेक्शन में डिवाइड करते हैं तो हम अपने अर्थ को कुल 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये जो क्रस्ट की मोटाई है ये करीब 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर मोटी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है। जिस पर हम और आप खड़े हैं, जिस पर हमारे घर की बिल्डिंगें और हम और आप खेलते कूदते हैं, वही 30 से 50 किलोमीटर मोटी होती है। और इसी को हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। और उस प्लेट के ठीक नीचे पाया जाता है पिघला हुआ मैग्मा। और जो मैग्मा होता है वो उसका आउटर सरफेस तो सॉलिड होता है, लेकिन उसका इनर सरफेस जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, मतलब पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता। तो उसी सेमी सॉलिड स्टेट पर आपका जो क्रस्ट है वो उसी पर फ्लोट करता है। और इस मेंटल की जो मोटाई है वो 2830 किलोमीटर यानी 2830 किलोमीटर मोटा होता है अर्थ क्रस्ट से नीचे, यानी कोर की तरफ आएंगे जब। और जो कोर की जो मोटाई है, ये जो कोर की मोटाई है इसकी जो मोटाई निकलती है वो 3000
400 किलोमीटर नहीं 3400 किलोमीटर मोटा होता है ये। अब होता ये है कि इसका जो इनर पोर्शन होता है, जिसको हम लोग इनर कोर कहते हैं, ये मोल्टेन स्टेट में होता है। यहां पर आयरन, निकल और कोबाल्ट, ये मेटल जो होते हैं वो पूरी तरह से पिघली हुई इस अवस्था में मिलती है। और उनके ऊपर जो स्टेट पाया जाता है, ये इनसे जो लाइटर मेटल होते हैं वो इनमें जैसे एल्युमिनियम हुआ, गैलियम हुआ, वो सब मोल्टेन स्टेट में मिलते हैं। और उनके ऊपर रॉक्स पिघली हुई अवस्था में मिलती है और हल्के मेटल्स पाए जाते हैं। और सबसे ऊपर हमारा अर्थ होता है, यानी हमारा अर्थ क्रस्ट होता है जिस पर हम और आप खड़े होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो आपके सेंट्रल इनर कोर का जो टेम्परेचर तो वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ये वो टेम्परेचर है जो सूरज के टेम्परेचर के बराबर होता है। और उसके ऊपर ये करीब 1200 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वो टेम्परेचर जिससे लोहा भी क्या होता है, पिघल जाता है। और सबसे ऊपर तो हम जानते हैं ये 25 से 32 किलोमीटर के बीच का ये फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर रेंज है, जो काफ़ी ठंडा होता है। और उसी ठंडेपन की वजह से हम और आप क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। दरअसल में यही जो आपका अर्थ क्रस्ट है, इसी क्रस्ट को 7 जोन में डिवाइड किया गया हुआ है। 7 जोन में कैसे, जैसे आपका अगर अमेरिका बना दें और उसके नीचे साउथ अमेरिका बना दें, फिर यहाँ पर अफ्रीका बना दें, और फिर यहाँ से लाते हुए इंडिया बना दें, फिर यहाँ से आके के पूरा सारे कंट्रीज बना दें, तो ये जो फॉल्ट लाइन है, मतलब जिसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं, वो यहाँ से ऐसे मूव करती है और इसके नीचे से जाती है। फिर यहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से ये इंडिया के हिमालय क्षेत्र से निकलते हुए ये इधर निकल जाती है। और याद करिए, जब ये यहाँ निकलती है तो जापान ठीक इसी फॉल्ट प्लेट के ऊपर बैठा हुआ है। और वहाँ से एक ऑस्ट्रेलिया प्लेट आती है, तो ऑस्ट्रेलिया प्लेट यहीं से मिल जाती है। यानी जापान जो एक ऐसी कंट्री है जिन पर 3 प्लेटें आपस में मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 2 प्लेटें स्थिर होती हैं तो तीसरा कोई ना प्लेट हिलता रहता है। और यही वजह है कि बच्चों कि जापान में पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप जापान में आते हैं, बिकॉज ऑफ दिस। तो यही सब जो ये आपके बुक्स में रेड लाइन के अंदर एक्सप्रेस किया होगा, तो मैं आपको उसको दिखा दूंगा कि वो कैसे कैसे एक्सप्रेस होते हैं। तो यही सब कहलाते हैं क्या, टेक्टोनिक प्लेट। और ये टेक्टोनिक प्लेट कभी कभार आपस में एक दूसरे पर ऐसे ऐसे मोशन करती है। अब ये मोशन कुछ इस तरह का भी हो सकता है, इस तरह का मोशन हो सकता है, या फिर 2 प्लेटें जब आपस में आती है तो ऐसे चढ़ सकती हैं, और जब चढ़ जाती हैं तो इस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। और जब कभी कभी 2 प्लेटें मिलती हैं और झुकती चली जाती हैं तो वहां पर गड्ढे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से टेक्टोनिक प्लेटों के मूवमेंट से पर्वतों का निर्माण तो होता ही है, साथ साथ में भूकंप तो नॉर्मली सी बात है, आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग आ जाते हैं अर्थक्वेक में जो टर्म यूज होते हैं उन टर्म को समझने के लिए और थोड़ा सा उनको और वेरीफाई करने के लिए कि कैसे कैसे टर्म यूज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर में इसमें एक वर्ड यूज हुआ सेस्मिक फोकस, फोकल डेप्थ, ईपी सेंटर और सेस्मिक वेव्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम मान लिए हमारे अर्थ की ये मोटाई है और हमारे अर्थ से करीब मान लीजिए कि 100-200 किलोमीटर की जगह पर एक फॉल्ट क्रिएट होता है, तो जो फॉल्ट क्रिएट होता है तो वहाँ से वेव प्रोड्यूस्ड होती हैं, भूकंप वाली वेव्स। और उन्हीं भूकंप वाली वेव्स को हम लोग सेस्मिक वेव्स कहते हैं। ये वेव्स जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेंगी। तो जहाँ से वो वेव प्रोड्यूस्ड होती हैं उसको हम लोग कहते हैं सेस्मिक फोकस कहते हैं। और आपके अर्थ का वो सेंटर जहाँ पर ठीक उसी के 90 डिग्री से उस सेंटर से ठीक ऊपर जमीन के सरफेस पर जो उसका केंद्र होता है, जो जहाँ जिसके ऊपर खड़े होकर के आप ये कह सकते हैं कि मेरे कदम के नीचे ही ये भूकंप का ब्लास्ट हुआ है, तो उस अपर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, ईपी सेंटर कहते हैं। और ईपी सेंटर के बाद आपने देखा होगा जहां पर 2 प्लेटें आपस में मिलती हैं या रगड़ खाती हैं और वहां पे उनके बीच में 2 दरारें बन जाती हैं, तो उन्हीं दरारों को हम लोग क्या कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं। तो आपने देखा सेस्मिक फोकस क्या होता है, फोकस ये होता है जहां पे अर्थ के केंद्र में जहां पे भूकंप की पहली वेव प्रोड्यूस्ड होती है, वो सेस्मिक फोकस हो गई। से फोकल डेप्थ क्या होगा, ईपी सेंटर से सेस्मिक फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल डेप्थ कहते हैं। और ईपी सेंटर क्या है कि सेस्मिक फोकस से जमीन के अर्थ सरफेस पे जहां से ठीक नीचे हम भूकंप को
भूकंप को सेंटर मानते हैं उनको हम लोग ईपी सेंटर कहते हैं, और सेस्मिक वेव, भूकंपीय वेव को हम लोग क्या कहते हैं, सेस्मिक वेव्स कहते हैं। उसके बाद बच्चों, भूकंप के इस वेव को मेजर करने के लिए हम जिस मशीन या जिस डिवाइस का उपयोग करते हैं उसको हम लोग सेस्मोग्राम कहते हैं। और सेस्मोग्राम की जो सबसे पहले डिस्कवरी हुई उसको हम लोग चार्ल्स रिचर कहते हैं। चार्ल्स रिचर, जिन्होंने सबसे पहले, इनको हम लोग रिक्टर भी पढ़ते हैं, चार्ल्स रिक्टर भी कह सकते हैं। उन रिक्टर ने ही सबसे पहले ये भूकंपीय वेव को नापा था। उन्होंने एक मशीन बनाया था, उस मशीन का नाम था सिस्मोग्राम या सिस्मोग्राफ कह सकते हैं आप उसको। और वो जो अपने सरफेस पे जो जिगजैग लाइन जो बनाती है उन्हीं को हम लोग सिस्मोग्राम कहते हैं।